अच्छा, तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपके पास कि विच ऑफ द गिवन डायग्राम शोज IV ग्राफ ऑफ अ फिलामेंट लैम्प। तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि फिलामेंट लैम्प जो होता है उसका ग्राफ कैसे बनता है। तो फिलामेंट लैम्प को अगर हम देखते हैं तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर होता है, और फिलामेंट लैम्प के ऊपर जैसे जैसे आप हीट इंक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस जो होगी वो इसकी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या है, हीट इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो कंडक्टेंस या करंट का फ्लो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जैसे जैसे हीट बढ़ा रहा हूँ करंट का फ्लो क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें करंट जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। किस चीज़ में, बल्ब फिलामेंट। अब पहला ग्राफ देखिए, पहले ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन है, तो ये तो ओहमिक के लिए होता है, ये तो आपको पता ही है कि पहला जो होता है ओहमिक कंडक्टर, यानी कि जिसके अंदर करंट और वोल्टेज का रेशियो कांस्टेंट रहे, कोई चीज़ इंक्रीज ना करे, यानी कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़े जिस रेशियो पे, करंट भी उसी रेशियो पे बढ़ता चला जाए। तो ओमिक कंडक्टर में स्ट्रेट लाइन आती है, लिहाजा ओमिक कंडक्टर ये तो है नहीं। फिलामेंट आप जानते हैं ओमिक कंडक्टर जो होता है वो कॉपर वायर होता है, ठीक है। अब सेकंड केस देखें, इसमें पहले स्ट्रेट था, उसके बाद ये लाइन जो है कि ऊपर की तरफ होने का मतलब क्या है कि इट बेंड टूवर्ड्स करंट की तरफ बेंड कर रही है। जो लाइन करंट की तरफ बेंड कर रही होगी इसका मतलब क्या है, करंट इज इंक्रीजिंग हेयर। यहाँ पे करंट जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बताइए करंट बढ़ने का मतलब क्या है कि ये आपके पास सेमीकंडक्टर बेस्ड करंट, वो सेमीकंडक्टर होगा आपके पास। सेमीकंडक्टर होने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं हीट बढ़ा रहा हूँ करंट जो है वो क्या होता जा रहा है, हीट इंक्रीज कर रहा हूँ तो करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। ये जो करंट है आई है, तो आई की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो बताइए ये जो है ये सेमीकंडक्टर बेस में होता है। या आपके पास जो डायोड्स होते हैं, LDR, लाइट इमिटिंग लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, LDR लाइट, ये जो LDR होता है इसमें आपके पास ये फिनोमेना होता है कि व्हेन वी इंक्रीज द वोल्टेज द अमाउंट ऑफ करंट, जिसमें आपके पास क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होने लगते हैं तो कंडक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो बताइए ये तो LDR या दोनों इंक्रीज कर रहा है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें कि करंट यहाँ पे आने के बाद क्या हो रहा है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, यानी कि ये इस तरीके से आ जाने का मतलब क्या है कि ये आगे जाके घूम रहा है किसकी तरफ, टूवर्ड्स वोल्टेज। वोल्टेज की तरफ घूमने का मतलब क्या है कि इट मूव्स अवे फ्रॉम करंट, अवे फ्रॉम करंट, करंट से अवे मूव कर रहा है। तो बताइए जब करंट से अवे मूव करेगा तो इसका मतलब क्या है कि वक्त गुजर जैसे जैसे मैं हीट को इंक्रीज करूँगा, करंट जो है आई की वैल्यू जो है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपके पास बल्ब फिलामेंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि बल्ब फिलामेंट में, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाता हूँ हीट बढ़ती चली जाती है, और हीट बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, और रेजिस्टेंस से करंट डिक्रीज हो जाता है। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। ये जो केस है कि डायोड के लिए होता है, ये वैसे पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि ये तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है ना, सीधा, ना ये करंट की तरफ घूम रहा है ना ये वोल्टेज की तरफ घूम रहा है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करते। अगला देखिए, अगले में कह रहे हैं आपके पास कि करंट कैरिंग कॉइल है, एक कॉइल है, ये रही कॉइल जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये कॉइल है करंट कैरिंग कॉइल, जिसमें करंट जो है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। बताइए इसको मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दी गई है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कौन सा पोल होगा, नॉर्थ, और यहाँ पे कौन सा पोल होगा, साउथ। अब कॉइल है तो इसका मतलब क्या है कि कुछ फेसेस में अपवर्ड फोर्स लगेगी, कुछ में डाउनवर्ड लगेगी। अब कहाँ कहाँ पे किधर किधर लगेगी, इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में कॉइल घूमेगी, ठीक है। तो अब देखिए ये x है और ये y एक्सिस है। आपको पता है कि जब कॉइल रोटेट करेगी तो वह अलोंग x एंड y रोटेट करनी चाहिए, यानी कि x और y के अलोंग कैसे रोटेट करेगी। अगर मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखूँ, इस साइड में करंट जो है I वो अपवर्ड्स जा रहा है,
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अपने हाथ को, अपनी हाथ की जो लेफ्ट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर है उसको ऐसे रखिएगा कि मैंने बताया था कि उसकी स्टार्टिंग पॉइंट जो शुरू का हिस्सा है वो कहाँ पे आ रहा हो, नॉर्थ पे आ रहा हो, और जो दूसरा हिस्सा हो, जो उंगली जहाँ पे एंड हो रही होती है, यानी कि वो टिप जहाँ पे नाखून होगा, वो हिस्सा कहाँ पे जा रहा होगा, साउथ की तरफ जा रहा होगा। तो आपने इसको सीधा रख दिया। आपने इसको ऐसे प्लेस करेंगे कि आपकी उंगली का जो नाखून है वो स्क्रीन को फेस कर रहा हो, ठीक है ना। तो आपने इसको बिल्कुल सामने नॉर्थ टू साउथ रख दिया। अब आप क्या करेंगे कि इसमें सेकंड फिंगर को ओपन करेंगे। अब सेकंड फिंगर की डायरेक्शन आपकी तरफ है, तो बताइए मैं अपने हाथ को ऐसे घुमाऊंगा कि सेकंड फिंगर की डायरेक्शन क्या हो जाए, अपवर्ड्स हो जाए, क्योंकि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो आप देखेंगे कि आपका थंब जो है वो इस स्क्रीन के इनसाइड द स्क्रीन इंडिकेट कर रहा हो। तो इनसाइड स्क्रीन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो फोर्स लग रही होगी वो अंदर की तरफ, इनसाइड, इनवर्ड्स लग रही होगी, अंदर की तरफ। उसी के रिलेटिवली जब करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे लगने वाली फोर्स जो होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड्स होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों फोर्सेस क्या चीज़ फॉर्म करेंगी, कपल फॉर्म करेंगी, जिससे क्या चीज़ अप्लाई होगा, टॉर्क अप्लाई होगा। और ये जो टर्निंग इफेक्ट होगा ये इसको अलॉन्ग एक्स एंड वाई, देखिए ये ऊपर, ये अंदर, ये बाहर की तरफ लगने का मतलब क्या है कि ये चीज़ ऊपर आएगी और ये चीज़ ऊपर आ रही होगी अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ अंदर जा रही होगी इसकी मोशन या मूवमेंट मुझे ऐसे शो करनी होगी। ये वाला हिस्सा बाहर आ रहा होगा और ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा अंदर जा रहा होगा, ये वाला हिस्सा बाहर आ रहा होगा। तो देखिए फ्रॉम एक्स, क्या एक्स और वाई के फ्रॉम होगा, गलत हो जाएगा। फ्रॉम एक्स एंड वाई तो नहीं लग रही ना, फोर्स एक्स से वाई की तरफ तो नहीं लग रही ना, टर्निंग ऐसे तो नहीं हो रही। टर्न अबाउट एक्सेस एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को एक्सेस बना के इस एक्सेस के अबाउट टर्न कर रहा होगा। तो बताइए ये वाली चीज़ समझ में आती है कि ये एक्स और वाई को इसने एक्सेस बनाया है और इस एक्सेस के अलॉन्ग ये क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है इसे। तो ये जो सेकंड पार्ट है, अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग को ये ऐसे करके थोड़ी टर्न कर रही है, यूं ऐसे थोड़ी घूम रही है, तो ये भी गलत होगा। और अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ये भी गलत होगा। तो अलॉन्ग एक्स एंड वाई जो एक्सेस है उसके रिलेटिवली ये जो है वो मूव कर रही होगी। तो बाकी सारे रॉन्ग होंगे और बी जो होगा सही होगा। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू आपने डायरेक्शन भी बता दी क्या होगी और ये भी बता दिया कि अलॉन्ग एक्स एंड वाई। अब इन द गिवन डायग्राम शोज करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे प्लेस किया है कि उसमें करंट जो है वो कहाँ मूव कर रहा है, अपवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहा है, हाई। फील्ड जो होंगी उनकी डायरेक्शन क्या होगी, फील्ड्स की डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बनाऊंगा मैं। तो अब आप ये मुझे बताइए कि दोबारा से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लेंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ अपनी फर्स्ट फिंगर रखेंगे, करंट अपवर्ड्स आएगा, फोर्स इनवर्ड्स लगेगी। जो इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी वो कहाँ लग रही होगी, इनवर्ड लग रही होगी, अंदर की तरफ लग रही होगी। तो अब इनवर्ड से अंदर की तरफ लगने का मतलब क्या है कि कंडक्टर पेज या पेपर के अंदर की तरफ मूव करेगा। ये कंडक्टर जो है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। इनटू द पेज सही बात समझ में, आउट ऑफ द पेज गलत। अगर करंट ऊपर से नीचे आ रहा होता तो आउट ऑफ द पेज, टूवर्ड्स एस एंड पी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पैरेलल हो जाएगा टूवर्ड्स एस एंड पी, तो ये दोनों मुमकिन नहीं है। तो आंसर क्या हुआ, फर्स्ट। ठीक है बेटा, अगला देखें। द आउटपुट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, एक ट्रांसफॉर्मर है उसकी किसकी बात की जा रही है, आउटपुट की। और क्या हो रहा है, वो डिक्रीज, यानी कि किसी ट्रांसफॉर्मर में अगर इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट आपके पास क्या आ रहा है, लेस आ रहा है। आउटपुट क्या है, लेस आ रहा है। इनपुट क्या हो, हाई हो, इनपुट हाई हो। तो बताइए ये स्टेप को डाउन कर रहा है, तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। अब स्टेप डाउन के अंदर आपको पता है कि आउटपुट वोल्टेज कम है,
तो नंबर ऑफ टर्न्स इन स्टेप डाउन क्या होंगे, कम, और नंबर ऑफ टर्न्स इनपुट कॉइल के अंदर क्या होंगे, ज़्यादा। यानी कि यहाँ पे टर्न्स आपको क्या मिल रहे होंगे, मोर, यहाँ पे टर्न्स क्या मिलेंगे, लेस। ठीक है, और ट्रांसफार्मर होगा कौन सा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब देखो कि ये क्वेश्चन में क्या कहता है, इंक्रीज प्राइमरी कॉइल करंट, क्या आउटपुट डिक्रीज हो रहा हो तो बताइए इंक्रीजिंग। अब बताइए जो ट्रांसफार्मर होता है बेसिकली इट इज गोइंग टू बी वर्किंग ऑन वोल्टेज, ये करंट के ऊपर काम नहीं करता, वोल्टेज पे। अब ये बताओ इसमें वोल्टेज, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज होगा, करंट क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, पावर मैंने बताया था ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये तीन चीजें ध्यान में रखनी। अब आप देखिए अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंडरी कॉइल में करंट ज्यादा है और प्राइमरी में करंट क्या होगा, कम होगा। तो बताइए इंक्रीजिंग प्राइमरी, बताइए प्राइमरी करंट, प्राइमरी कॉइल में तो करंट कम होगा, सेकेंडरी में ज्यादा होना चाहिए क्योंकि सेकेंडरी में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट तो गलत हो जाएगा कि इंक्रीजिंग करंट प्राइमरी, डिक्रीजिंग करंट अगर होता है ये तो सही होता कि प्राइमरी कॉइल में करंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो फिर ये ठीक कहलाता है, इंक्रीजिंग करंट गलत है। डिक्रीजिंग प्राइमरी कॉइल करंट, अब यहां पे बताइए कि प्राइमरी कॉइल करंट क्या डिक्रीज हो रहा होगा। भाई देखिए प्राइमरी कॉइल करंट के ऊपर तो, प्राइमरी कॉइल के ऊपर तो आप करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खुद से दे रहे हैं। तो जब मैं करंट जिस पे देता हूं इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पे करंट जो है, चूंकि आप करंट प्रोवाइड कर रहे हैं लिहाजा करंट जो चीज़ प्रोवाइड की जा रही होती है ना उसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं, उसके इम्पैक्ट को डिस्कस किया जाता है। और सबसे अहम चीज़ क्या है इसके अंदर कि यहाँ पे देखिए इधर भी करंट दिया है और इधर भी करंट, तो करंट के रिलेटिवली बात करना है, तो करंट के रिलेटिवली हमने नहीं देखना। और इम्पैक्ट जो होता है वो हमेशा किधर देखा जाता है, सेकेंडरी पे देखा जाता है। तो इसमें पहला सेकंड ऑप्शन सही दिखाई तो दे रहा है मुझे, फर्स्ट ऑप्शन, लेकिन मैं इसको कंसीडर नहीं करूँगा दोनों। अब वोल्टेज देखिए, क्या प्राइमरी का वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, गलत। अब यहाँ पे देखिए प्राइमरी के ऊपर देखिए डिक्रीजिंग प्राइमरी कॉइल वोल्टेज, क्या प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज डिक्रीज, देखिए शुरू में क्या किया है ना, इंक्रीजिंग प्राइमरी। देखिए प्राइमरी कॉइल का करंट यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यही मैंने बताया था ना। प्राइमरी का करंट जो है वो क्या है, ज्यादा है, और वोल्टेज जो है वो प्राइमरी का क्या होगा, लो होगा। अच्छा अब आपसे कह रहे हैं इंक्रीजिंग प्राइमरी कॉइल करंट, तो देखिए इंक्रीजिंग प्राइमरी कॉइल करंट ये चीज जो है पहले वाला जो ऑप्शन आ रहा है, पहले वाला जो ऑप्शन दिया जा रहा है वो ऑप्शन इंक्रीजिंग प्राइमरी कॉइल करंट, ये ऑप्शन जो है ये मुझे सही दिखाई दे रहा है क्योंकि प्राइमरी कॉइल करंट, प्राइमरी कॉइल का करंट आपके पास क्या होगा, ज़्यादा होगा वोल्टेज। देखिए क्यों ज़्यादा होगा, दोबारा समझिए, प्राइमरी कॉइल के ऊपर वोल्टेज कम है, प्राइमरी कॉइल का करंट क्या होगा, ज़्यादा। ये किसके लिए कहा जा रहा है, ये प्राइमरी के लिए कह रहे हैं। और अगर यही चीज़ मैं सेकेंडरी के लिए कहूँ, सेकेंडरी कॉइल, तो बताइए सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज जो है वो क्या है, ज़्यादा है, सॉरी वोल्टेज जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, गलत में बता दिया। सेकेंडरी कॉइल के ऊपर वोल्टेज जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो करंट क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। समझ रहे हैं, सेकेंडरी के ऊपर, अब सेकेंडरी के ऊपर वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है तो करंट क्या हो रहा होगा, इंक्रीज। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो सिचुएशन, यार ये मैं गलत बता रहा हूँ ना आपको, देखो भाई फिर से दोबारा से देखो, सब कुछ मिक्सअप हो गया है, एक दफ़ा और दोबारा से देखिए इसको ताकि हम इसको दोबारा से इसको सही से समझ सकें। एक मिनट रुको यार, चीज़ें मिक्स हो गई, एक मिनट, ये मैं फिर से लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने प्राइमरी कॉइल लिख लिया और यहाँ पे मैंने सेकेंडरी कॉइल लिख लिया, दोबारा से देखिएगा बेटा, ये मिक्सअप हो गया। सही, सबसे पहले ये समझ लो स्टेप डाउन है। स्टेप डाउन होने का मतलब क्या है कि वोल्टेज जो है वो क्या हो रहा है, सेकेंडरी का डिक्रीज हो रहा है।
बताइए, प्राइमरी में वोल्टेज ज़्यादा होगा और सेकेंडरी में वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये सेकेंडरी नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा वोल्टेज। तो वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा सेकेंडरी में, और प्राइमरी में क्या होगा, इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू। ठीक है, अगर सेकेंडरी में वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है तो बताओ करंट क्या हो रहा होगा, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा होगा। यहाँ पे करंट क्या हो रहा होगा, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो करंट क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। जबकि इन दोनों जगहों पे पावर क्या रहेगी, कांस्टेंट, और यहाँ पर भी पावर क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब आप यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे इसके ऑप्शंस क्या दिए गए। ठीक है, आप समझ में आएगा। देखिए भाई, पहला क्या कह रहा है कि इंक्रीज प्राइमरी कॉइल करंट। तो देखिए, ये प्राइमरी कॉइल करंट जो है वो क्या इंक्रीज हो रहा है, वो तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो ये इंक्रीजिंग का ऑप्शन प्राइमरी कॉइल करंट, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा। अब दूसरा देखिए, डिक्रीजिंग प्राइमरी कॉइल करंट, क्या प्राइमरी कॉइल करंट जो है वो क्या डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, प्राइमरी कॉइल करंट जो है वो आपको डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग प्राइमरी कॉइल करंट, ये स्टेटमेंट जो होगी वो क्या होगी, ट्रू। थर्ड देखें, डिक्रीजिंग प्राइमरी कॉइल वोल्टेज। प्राइमरी कॉइल, देखिए अब प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज जो है वो क्या डिक्रीज हो रहा है, वो तो इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। अब क्या करें, इंक्रीजिंग सेकेंडरी कॉइल वोल्टेज। तो अब बताइए सेकेंडरी कॉइल कौन सी है, ये है, इसका वोल्टेज यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो सही ऑप्शन कौन सा आपको मिलेगा, बी मिलेगा। तो मेरे ख्याल में अब ये ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में। सबसे पहले आपने स्टेप डाउन निकालना, फिर स्टेप डाउन में प्राइमरी और सेकेंडरी के ऊपर वोल्टेज, करंट और पावर के अंदर क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसको सामने लिख लें, और लिखने के हिसाब से जब आप इसे रीड करेंगे तो आप आसानी से बता सकते। चले भैया अगला। एक्सक्यूज मी सर। हाँ मेरा बेटा, यहाँ पे हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्यों नहीं लिया? इस वजह से नहीं लिया क्योंकि आपको यहाँ पे दिया है, यहाँ पे अगर आप इसको पढ़ें तो ये आपको दिया हुआ है स्टार्टिंग में, द आउटपुट ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन होगा। अगर ये कहते हैं द आउटपुट ऑफ ट्रांसफार्मर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, क्या कहते हैं, ये कैन बी इंक्रीज्ड बाय, अगर कह रहे होते ज्यादा हो रहा होता तो फिर मैं स्टेप अप लेता, फिर ये तमाम फैक्टर्स क्या हो जाते, चेंज हो जाते। जो काम प्राइमरी पे हो रहा है वो सेकेंडरी पे होता है, जो सेकेंडरी पे हो रहा है वो प्राइमरी पे होता है। समझ गए? अगला देखिए, देखिए भाई इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए बेटा, देखें इन एसी सप्लाई, मेरे ख्याल में बुक की ही फिगर है तुम्हारी, ये कह रहा है कि एसी इन द डायग्राम एसी वोल्टेज इज सप्लाइड टू स्मॉल फैक्ट्री। अगर मैं इसे देखूं ना तो आपको ये समझ में आए कि हो क्या रहा है। देखिए ये पावर प्लांट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है यहाँ से, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद यहाँ पर लगाया इन्होंने एक ट्रांसफार्मर। ये क्या है बेटा, ट्रांसफार्मर है। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई थी वो कम वोल्ट्स की होगी, लेकिन आपने इसको ट्रांसफार्मर लगा के कितने वोल्ट कर दिया, 6000, और करने के बाद इसको लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर डाल दिया। अब ये दूर दूर आपके पास मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर गुजरते गुजरते करंट जो था वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। जब करंट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा तो सपोज वो कम हो गया, 6000 से कुछ रेजिस्टेंस ऑफर हुई होगी, हो सकता है वो 5500 वोल्ट तक आ गया हो,
लेकिन कुछ वोल्टेज जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब होने के बाद जब यहाँ तक पहुँचेगा तो मुझे इसे स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल फैक्ट्रीज तक पहुँचाना है। आपको पता है घरों के अंदर वोल्टेज 220 वोल्ट चाहिए होता है। जो स्मॉल इंडस्ट्री होती है उसका वोल्टेज तकरीबन 450 वोल्ट होता है, 450 वोल्ट तक के ऊपर वो ऑपरेट हो रही है। तो 450 वोल्ट तक ऑपरेट करने के लिए मैंने एक और ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज़ किया, और ये ट्रांसफार्मर जो है वो उसी वोल्टेज को जो 6000 या 5500 वोल्ट था उसको इसने स्टेप डाउन किया। ये स्टेप अप था, इसने इसको स्टेप डाउन किया और वोल्टेज 6000 से कम करके कितना कर दिया, 450 वोल्ट कर दिया। उसके बाद फिर इसने इसको कहाँ दिया, स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर ये चीज़ चली गई, ये वाला वोल्टेज, और फिर मज़ीद ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर ये पीएमटी के तक पहुंचा। और पीएमटी जो था ट्रांसफार्मर, ये पीएमटी है, पोल माउंटेड है, और पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर ने इस वोल्टेज को जो कि 450 था इसको रिड्यूस फर्दर किया कितने वोल्ट पर, 220 वोल्ट, और ये 220 वोल्ट जो है वो आपके घरों तक पहुंचा। तो ये ट्रांसमिशन हो रही है आपके पास। व्हाट विल बी द करेक्ट टाइप, कौन सी करेक्ट टाइप होगी, एंड टर्न, उसकी टाइप क्या होगी और उसके टर्न्स रेशियो क्या होंगे ऑफ द ट्रांसफार्मर के क्या। तो अब ये बताइए कि जब मैं स्मॉल फैक्ट्रीज को ट्रांसमिट करने के लिए जाऊंगा, स्मॉल फैक्ट्रीज को ट्रांसमिट करने के लिए जाऊंगा, तो देखिए दिखा है ट्रांसमिशन लाइन कैरीज इलेक्ट्रिसिटी लॉन्ग डिस्टेंस। अब ये बताइए स्मॉल फैक्ट्रीज को जब हम देंगे तो देने में हमने, अब इन्होंने ना ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन ही नहीं किया। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी टू हाउसेस, यहाँ पे दे रहा है ट्रांसमिशन लाइन कैरीज इलेक्ट्रिसिटी टू लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पे जो मैंने बताया ना कि 440 से इन्होंने आगे भेज दिया। अब देखो ये असल में हो क्या रहा है, ये जो वोल्टेज है इसको यहाँ पे 440 किया है। अब ये जो 440 है यहाँ से इन्होंने ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर भेजा। अब ये बताइए कि जो मेरे पास यहाँ पे इनपुट वोल्टेज आएगा उसकी वैल्यू जो है, मतलब देखिए यहाँ पे जो इनपुट आ रहा होगा वो तो तकरीबन 6000 वोल्ट है, ठीक है। ये 6000 इंक्रीज करके ट्रांसमिशन पे दिया, जब मुझे रिसीव हुआ तो कितना था 6000। अब ये जो मुझे 6000 रिसीव हो रहा है, समझ रहे हैं बेटा, जो आपको 6000 वोल्ट यहाँ पे रिसीव हुआ, इस 6000 वोल्ट को आपने स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल फैक्ट्री को देना है। स्मॉल फैक्ट्री को ऑपरेट करने के लिए वोल्टेज कितना चाहिए, 450 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है कि 6000 से आपने किधर जाना है, 460। तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होना चाहिए। स्टेप क्या होना चाहिए, डाउन। स्टेप डाउन होने का मतलब क्या है, टर्न्स रेशियो का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, ये होता है टर्न्स रेशियो, ठीक है। अब बताओ स्टेप डाउन का मतलब क्या है कि सेकेंडरी कॉइल टर्न्स इज लेस देन टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, या टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। तो बताइए सेकेंडरी के टर्न्स लेस हैं, ऊपर की वैल्यू क्या आ रही है, स्मॉल आ रही है, और नीचे की वैल्यू क्या आ रही है, लार्ज आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप स्मॉल को लार्ज वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा इसका, ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू, तो आंसर जो होगा वो लेस देन 1 आएगा, यानी कि आंसर जो है वो 0 पॉइंट्स में आएगा आंसर, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग, नॉट इट कैन नॉट बी मोर देन 1। तो बताइए स्टेप डाउन के लिए टर्न्स जो हैं वो सेकेंडरी कॉइल के कम होने चाहिए और प्राइमरी के ज़्यादा, तो दैट शुड बी लेस देन 1। तो बताइए नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो जो है वो स्टेप डाउन के लिए, ये दोनों जो हैं वो रिजल्ट्स मुझे क्या दे रहे हैं, सही दे रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, ये स्टेप अप है। ये कौन सा होगा, ये स्टेप अप के लिए होंगे ये दोनों। तो इन दोनों को तो मार्क नहीं करूँगा, ये दोनों पॉसिबल हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या हैं, स्टेप डाउन, क्योंकि इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.75, 0.075। तो ये जो है ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखें कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, तो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है, स्टेप अप नहीं है, तो पहला वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपके पास,
सी आएगा कि ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन होना चाहिए, और उस स्टेप डाउन का याद रखो हमेशा कि जब भी स्टेप डाउन होगा उसका रेशियो जो होगा वो क्या आ रहा होगा, दैट शुड बी लेस देन 1, ये डाउन के लिए होगा स्टेप डाउन। और स्टेप अप के लिए जो रेशियो आ रहा होगा दैट शुड बी मोर देन 1 से ज़्यादा। तो आपके पास आंसर इसके अंदर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज सिमिलर टू द थर्मियोनिक इमिशन, ये इसमें से वो कौन सा प्रोसेस है जो थर्मियोनिक इमिशन की तरह का होता है। अब थर्मियोनिक इमिशन याद करें क्या था कि एक मेटालिक प्लेट को आप हीट प्रोवाइड करते थे, उसको हीट अप करते थे। जब आप किसी मेटालिक प्लेट को, ये मेटालिक प्लेट है आपके पास, ठीक है, ये मेटालिक प्लेट, इसको जब मैं क्या चीज़ प्रोवाइड करता था, हीट प्रोवाइड करता था, टेम्परेचर देता था इसको, तो बताइए ये हीट अप हो जाती थी, अपने टेम्परेचर को बढ़ाती थी, और इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो यहाँ पे एयर में क्या कर जाते थे, जंप कर जाते। इस प्रोसेस को इन्होंने क्या कहा, थर्मियोनिक इमिशन। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखना, जो साइंटिस्ट था आइंस्टाइन, उसको जो नोबेल प्राइज मिला था वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर नहीं दिया गया था। उसको जो नोबेल प्राइज दिया गया था उसकी थ्योरी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये होता क्या था ये जानने की अभी ज़रूरत नहीं, वो थ्योरी क्या थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थी। आप जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर उसने कॉन्सेप्ट दूसरा दिया था, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट, मेजर बेसिक एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म कराया था, वो एक्सपेरिमेंट ये थर्मियोनिक इमिशन का ही था कि उसने एक मेटालिक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को, नेगेटिव फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को जंप कराया था, किसके थ्रू, हीट के थ्रू। ठीक है, बात समझ में आती है कि इस हीट के थ्रू उसने उसको जंप कराया। अब जरा देखें, फ्यूजन प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होता है, कन्वेक्शन, कंडक्शन और एवापोरेशन। अच्छा, एवापोरेशन तो हो नहीं सकता। अच्छा, अब आप ये मुझे बताइए, आपको समझ में आएगा थर्मियोनिक इमिशन में इलेक्ट्रॉन्स जंप करके बाहर चले जाते हैं। बताओ, जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे और जंप करके बाहर जाएंगे, और बाहर जाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे इलेक्ट्रॉन्स। वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करें और जंप करके मूव। तो बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर के अंदर खुद से मूव करने लगे तो बताइए क्या मैं इसको कंडक्शन कह सकता हूं? थर्मियोनिक इमिशन का मतलब क्या है, थर्मियोनिक कंडक्शन परफॉर्म हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी। भाई देखिए, होता यही था ना, जो आपके पास कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप होती थी उसमें इलेक्ट्रॉन कंडक्ट होके उस थर्मियोनिक इमिशन जो इलेक्ट्रॉन बीम गन थी वहां से कंडक्ट होके कहां तक पहुंचते थे, वो पहुंचते थे स्क्रीन तक। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए सी। ठीक है बेटा, अब 18th देखें। द डायग्राम शोज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर ये डायग्राम शो की जा रही है, ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसकी बीम जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, यानी कि ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी। सही। अब ये बताइए कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या इनसाइड द इलेक्ट्रिकल फील्ड फ्रॉम ए टू बी, कहां से कहां जा रहे हैं आप, ए से बी की तरफ आप मूव करें। तो अब आपने ये बताना है कि इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स जो लग रही होगी वो क्या। बताइए, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो बेसिकली क्या कहलाता है, वो बेसिकली कहलाता है करंट। किस चीज का फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। जो आपके पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो आपके पास कहलाता है करंट। अब जो हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है, जो आपके पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, इसके अंदर जो करंट होता है, करंट जो होती है वो सेकंड फिंगर होती है करंट,
वो करंट आपके पास कन्वेंशनल करंट होता है। कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल का मतलब क्या है? इट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस करंट इज ऑपोजिट टू द एक्चुअल इलेक्ट्रॉन मोशन। जो इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है एक्चुअल, उससे क्या होता है? ये ऑपोजिट होता है। समझ में आती है बात? यानी कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन, वैसे इलेक्ट्रॉन जो कन्वेंशनल करंट में होते हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहे होते हैं। तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जब भी अप्लाई करेंगे, हमें ये चीज़ जहन नशीन कर लेनी है, गौर से देख लेना है कि क्या करंट एक्चुअल करंट तो नहीं है, कन्वेंशनल ही है कि नहीं। क्योंकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में करंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा? कन्वेंशनल करंट होगा। अगर आपको करंट एक्चुअल दिया हुआ है, अब ये करंट जो है ये आपको कौन सा करंट है? ये एक्चुअल करंट। यहाँ पे अगर तुम करंट को जज करो तो दिस करंट इज एक्चुअल फ्लो, एक्चुअल करंट। असल में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मूव कर रहे हैं? ए टू बी मूव कर रहे हैं, तो दिस मोशन इज एक्चुअल। तो बताइए जो कन्वेंशनल मोशन होगी वो कहाँ से कहाँ होगी? फ्रॉम बी टू ए। जो कन्वेंशनल मोशन होगी वो कहाँ से कहाँ होगी? फ्रॉम बी टू ए होगी। तो अब आप ये बताइए कि इस केस में आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लेंगे और अपने फिंगर को आप सबसे पहले क्या रखेंगे? यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है तो समझिए ये नॉर्थ हुआ, और ये नेगेटिव है तो ये क्या हुआ? साउथ हुआ। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ। यानी कि अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर को ऊपर से नीचे की तरफ रखेंगे, यानी कि ये डाउनवर्ड्स इंडिकेट कर रहा हो। अब सेकंड फिंगर को आप खोलिए और देखिए कि सेकंड फिंगर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? फ्रॉम बी टू ए होनी चाहिए। तो अपने हाथ को ऐसे घुमाएंगे आप लेफ्ट हैंड को कि सेकंड फिंगर बी से ए की तरफ आए, तो आपका थंब जो होगा वो आपके फेस की तरफ इंडिकेट कर रहा हो। थंब फेस की तरफ इंडिकेट करने का मतलब क्या है? कि जो फोर्स लग रही होगी वो आउटवर्ड होगी। आउटवर्ड मतलब ऊपर की तरफ होगी, पेपर से बाहर होगी। ठीक है? तो देखिए आउटवर्ड होने का, देखिए इन टू द पेपर और आउट ऑफ द पेपर। तो इसके अंदर इसका आंसर क्या होगा? आउट ऑफ द पेपर। जो फोर्स लग रही होगी वो कहाँ लगेगी? आउट ऑफ द पेपर। तो इन टू द पेपर फोर्स नहीं लगेगी, डाउनवर्ड्स भी नहीं लगेगी, अपवर्ड्स भी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। सही? तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा? आउट ऑफ द पेपर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू। चले आगे देखिए, अगला देखें आपको क्या कह रहे हैं। देखें ये एक अच्छा सवाल है। देखें ये एक गेट है और ये भी गेट है। ये एंड गेट, ये नैंड है, इसको मैं क्या कहूँगा? नैंड गेट कहूँगा। ये वाला क्या है? एंड है। और ये भी क्या है? एंड है। तो तीन गेट हो गए, एक पी हो गया, एक क्यू हो गया, एक आर हो गया। नैंड, एंड और एंड, ये तीन गेट्स हैं। अब आप देखें कि यहां पे जो इनपुट दिए जा रहे हैं, देखिए ये x है, ये y है। यहां पे 1 दे रहे हैं और 0 दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस इनपुट को मैं a और b कह लेता हूं, ऊपर वाले इनपुट्स को। तो इनपुट्स कितने दिए जा रहे हैं? 4 इनपुट दिए जा रहे हैं। ठीक है? 4 इनपुट दिए जा रहे हैं। इन चारों इनपुट के ऊपर देख के हमें बताना है कि क्या रिजल्ट आएगा। अब देखिए ये 1 है और ये 0 है। देखिए 1 0 जब एंड गेट में जाता है, अगर मैं एंड बना लूँ यहाँ पे, तो एंड में कैसे लिखूंगा? 0 0 1 1 0 1 0 1, ऐसे लिखा जाएगा एंड। तो जब आप एंड करेंगे तो यहाँ पे 0 0 0 0 1 0 0 1 0 और 1 1 1 आएगा। ये क्या चीज़ आई है? एंड आई है। और नैंड जो होगा वो, इसको पलट दीजिए आप, जो 1 है वो 0 हो जाएगा, जो 0 है वो 1 बन जाएगा। कैसे भाई? ये 0 था वो 1 में ट्रांसफॉर्म, ये 0 था ये भी 1 में, ये 0 था ये भी 1 में, और ये 1 था ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? 0। ये नैंड आ रहा है, ये एंड आ रहा है। ठीक है ना? ये रिजल्ट किस चीज का है आपके पास? एंड का रिजल्ट है। और ये रिजल्ट किसका है? नैंड का रिजल्ट है।
समझ गए बेटा? अब आप देखिए कि हम करेंगे क्या कि सबसे पहले देखेंगे कि ए पे क्या आ रहा है 1, ए पे क्या आ रहा है 1। तो देखिए ये आपके पास ए है और ये बी है, इसी के अंदर देखें ये आ रहा है 1 और ये आ रहा है 0। देखिए 1 और 0 की इंफॉर्मेशन यहाँ पे जा रही है। 1 और 0 मिलके क्या बनाएंगे, पहले 0, और जब ये नॉट मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा 1। तो आउटपुट क्या आया यहाँ पे 1 आया। समझ में आ रही बात? आउटपुट कितना आ रहा है आपके पास 1 आ गया। अब आप दूसरा देखें यहाँ पे Q वाले हिस्से में X 1 जा रहा है और Y 1, देखिए दोनों 1 1 हो, यहीं से आ रहे हैं 1 1। तो अब यहाँ पे X और Y है, X और Y में कोई भी वैल्यू हो सकती है, X और Y की कोई भी स्पेसिफाइड वैल्यू हो सकती है। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे आउटपुट कोई भी आएगा, लेकिन मसला ये है कि मुझे यहाँ पे आउटपुट क्या चाहिए, इस वाले केस में मुझे आउटपुट क्या चाहिए 1 चाहिए। बताइए एंड गेट का आउटपुट 1 उस वक्त आता है जब दोनों क्या हो 1 हो, यानी कि इधर भी 1 आए और इधर भी क्या आ रहा हो 1 आ रहा हो, यानी कि ऊपर भी 1 आए और इधर भी 1 आए, और ये दोनों 1 जब लिंक होके कहां तक पहुंचे R तक पहुंचे, तो 1 और 1 1 और 1 जब इस एंड गेट से गुजरेंगे तो आंसर आपको क्या देंगे 1 देंगे। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे क्या चाहिए मुझे 1 चाहिए। अब ये बताइए यहाँ पे 1 कब आएगा, जब इधर भी 1 हो इधर भी 1 हो, यानी कि 1 और 1 जब होंगे तो आपके पास एंड गेट पे आउटपुट क्या दे रहा होगा 1। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मैं 1 और यहाँ पर भी 1 लिखता हूँ तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा 1, और इस 1 और 1 का आउटपुट क्या होगा 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि x और y दोनों को क्या रखना चाहिए मुझे 1 1। तो बताइए x और y को अगर मैं 0 0 रखता हूँ, इसको भी 0 इसको भी 0, तो बताइए यहाँ से अंदर जाएंगे यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे आंसर क्या आने लगेगा 0, रॉन्ग। अब अगर मैं 0 1 रखता हूँ, इसको x को 0 रखूँ और y को क्या कर दूँ, y को मैं 1 कर दूँ, y को हम क्या करते हैं 1 करते हैं। तो बताइए 0 1 का आंसर क्या आएगा 0, और यहाँ से जब 0 इनपुट होगा तो ये भी आंसर क्या कर देगा 0, रॉन्ग हो जाएगा वो। तीसरे में 1 0 करेंगे तो भी रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन जब आप 1 1 रखेंगे, इसको भी 1 इसको भी 1, तो आप देखेंगे इस 1 1 का आंसर यहाँ पे क्या चीज़ जनरेट करेगा 1, और फिर ये वाला 1 और ऊपर वाला 1 नहीं चेंज हो रहा है क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, ऊपर वाले में 1 और 0 कांस्टेंट है। अब 1 1 जाएगा तो यहाँ पे आंसर, तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी जब दोनों ऑन होंगे, दोनों 1 1 होंगे, तब यहाँ पे बल्ब जो होगा वो क्या कर रहा होगा, ग्लो कर रहा होगा, जल रहा होगा, यानी कि आंसर क्या आ रहा होगा 1। यानी कि अगर ये 2 स्विचेस हैं तो जब मैं दोनों स्विचेस दोनों बटनों को दबाऊंगा तो फिर ये आंसर क्या आएगा 1, वरना आंसर क्या रहेगा 0, यानी कि ऑफ। तो आपके पास आंसर इसका क्या होना चाहिए, x और y दोनों के ऊपर इनपुट क्या क्या होने चाहिए 1 एंड 1 होना चाहिए। ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्टेशन का दिया हुआ है और ये बीटा का दिया हुआ है, तो ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। तो आपकी बात समझ में आ गई कि किस तरीके से हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन